अभी आपको व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है, इसमें आप देखो क्या होगा। हमारे केस में क्या था, गर्डर्स की लेंथ वेरी ना हो। नॉर्मली सारे स्ट्रेचेस पे पियर कैप की कुछ फिक्स्ड विड्थ थी, जैसे कि ये 3 मीटर्स थी, और ये आपके आई गेस 6.6 करके कुछ थी। ठीक है, तो जब ये टेढ़े हो गए, ये पियर कैप है। अब हमें पता होता है कि गर्डर्स तो डायरेक्टली रेस्ट नहीं होते हैं, यहाँ पे आपको बेरिंग पेडेस्टल। ये एक मैं साइड पे ना नॉर्मल जो पियर कैप होता है कैसा दिखता है वो बना देता हूं। इस साइड के स्पैन के जो गर्डर्स आते हैं वो नॉर्मली ऐसे स्पेस्ड होते हैं। मतलब ये जो मैं बना रहा हूँ ये बेरिंग पेडेस्टल्स हैं, और ये सेंटर से इक्व डिस्टेंस होते हैं। जैसे गर्डर की स्पेसिंग 3 है तो ये भी 3 3 पे होंगे, और ये भी 3 3 पे होंगे। दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल पियर कैप, जिसमें दोनों साइड स्पैन्स हैं। लेट्स से ये P1 है यहाँ पे, यहाँ पे आपका सॉरी ये वाली जो लोकेशन है ये पियर P1 है। यहाँ पे आपका स्पैन 1 है, और यहाँ पे आपका स्पैन 2 है राइट साइड में। तो नॉर्मल केसेस में ये जो बेरिंग सेंटर्स होते हैं वो गर्डर सेंटर्स के ही इक्वल होते हैं। बट जब आपके टेढ़े हो जाएंगे तो आप गर्डर लेंथ सेम रखो, उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये ये जो 3 मीटर्स की स्ट्रेट वाले स्ट्रेच में विड्थ आती है इसको आपको चेंज करना पड़ता है। कैसे चेंज, और वो क्यों करना पड़ता है? देखो यहाँ पे मैं क्या कर मतलब हम क्या करते हैं फिर कि हम ये विड्थ बढ़ा देते हैं पियर कैप्स की। हम्म। तो देखो अब 10.9 इस केस में हमने एक साइड किया है, तो ये आउटर पोर्शन जो हमने दिख रहा है ये वाले ये ज्यादा डिस्टेंट हो गए हैं। तो इससे आपका ये वाला गर्डर जो है बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि इसमें कुछ एडिशनल फोर्सेस आएंगे, और हम जब एनालिसिस कर लेंगे तब हमें क्लियरली पता चल जाएगा। और दिस इज व्हाट दिस वाज द बेसिक मॉडलिंग। अब ये अगर गलत है तो आप जो मर्जी एनालिसिस कर लो, उसको कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हमेशा एक बार मॉडलिंग करने के बाद, अभी मैं आपको कुछ 2 3 चीजें बताना चाहता हूँ, वो आप देखो। ये हमेशा आप अपने किसी भी कोर्स में, जरूरी नहीं है कॉलेज में ही, किसी भी चीज में जब आप ये सब कर लेते हो ना, दिस इज आवर बेसिक मॉडल। लेट्स असाइन द सपोर्ट्स एज वेल। फिर उस पे आते हैं G1 G2 G3 सपोर्ट्स तो यहीं पर होंगी। तो मैं इन नोड्स को, मतलब ये एंड वाले नोड्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सपोर्ट्स पे जाके पिन सपोर्ट यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। अब क्वेश्चन एक और है, क्या हमें दोनों साइड पे पिन सपोर्ट्स देनी चाहिए, या हमें कुछ और सपोर्ट देनी चाहिए दूसरी साइड? अगेन इट इज अ मैटर ऑफ व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यू आर डिजाइनिंग। अगर मैं इस स्ट्रक्चर में दोनों साइड सपोर्ट्स दे भी देता हूँ, पिन सपोर्ट्स, फिर से इसको देखते हैं अभी डिटेल में थोड़ा सा। नॉर्मली सिंपल सपोर्टेड बीम्स क्या होते हैं, एक साइड तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन दोनों जनरेट करें, और एक साइड सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन ही जनरेट करें। इस हम्म। आइडियोलॉजी से अगर हम जाएंगे तो यस, हमारी एक साइड की सपोर्ट सारी पिन होनी चाहिए जो कि इसको सिमुलेट करेगा, और एक साइड की ऐसी होनी चाहिए कि हमारे पास मतलब सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन ही आए। ठीक है, तो ये हम्म। तो इस स्ट्रक्चर की करस्पॉन्डिंग में बता रहा हूँ। बट लेट्स से अगर आपका कोई प्लेट गर्डर है, स्टील का कोई स्ट्रक्चर है, तो उस केस में ना पॉट पीटीएफई बेरिंग्स होती है। तो वो बेरिंग की अपनी एक अलग दुनिया, अपनी एक अलग कहानी है। उसमें फ्री एंड फिक्स्ड एंड, उसमें ऐसा होता है कि हो सकता है ये वाली बेरिंग ही आपका टोटल लेटरल लोड ले, मतलब ट्रांसवर्स लोड टोटल यही ले, और दूसरी साइड की बेरिंग सिर्फ वर्टिकल लोड्स ले। फिर ऐसा होता है, मतलब पिन फ्री फिक्स ऐसे करके कैटेगरीज है IRC 83 के पार्ट्स में। पार्ट 1 2 3 ये सारे पार्ट्स हैं, और इनमें इनमें से किसी एक में एक टेबल बना है जिसमें इनका मतलब दिया हुआ है कि ये आपकी पिन बेरिंग होगी, पिन बेरिंग वर्टिकल लोड नहीं लेगी। तो वो एक प्लेट गर्डर का सिनारियो है। तो जिस टाइप का आप स्ट्रक्चर मॉडल कर रहे हो उस टाइप के अकॉर्डिंग आपको सपोर्ट्स देनी है। अगर आप उस प्लेट गर्डर मॉडल कर रहे हो जिसके नीचे पॉट पीटीएफई बेरिंग्स लगी है, तो आपको सपोर्ट कंडीशंस वैसी डिफाइन करनी है। हालांकि अगर आप सारी की सारी वर्टिकल सपोर्ट पिन भी कर दोगे
तो वो सुपर स्ट्रक्चर एनालिसिस में कुछ फर्क नहीं डालेगा, क्योंकि एट एवरी सपोर्ट आपको वर्टिकली एक्सेस तो मिलेंगे ही। हम्म। बट जब आप सबस्ट्रक्चर डिजाइन करोगे ना, तो आप सुपर स्ट्रक्चर को फिर मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको, बस सपोर्ट चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि लेटरल लोड्स कौन सी बेरिंग लेगी। बेरिंग डिजाइन का एक टेबल बनता है जो कि बेरिंग मैन्युफैक्चरर देता है, उसमें हमें फोर्सेस देने पड़ते हैं कि मेरे स्ट्रक्चर पे ये फोर्सेस आ रहे हैं, अब आप हम्म। बेरिंग इस हिसाब से डिजाइन करके हमें प्रोवाइड कर दो। तो वो तभी आपके पास पॉसिबल है अगर आप एक्चुअली जो प्रपोज्ड और प्लान चीज है उसी अकॉर्डिंग मॉडल करो। ये चीज स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता थी, मतलब ये 2016 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं नॉर्मली सारे ग्रिलेज, अभी मैं वापस से स्टार्ट शेयर कर रहा हूँ आपको। तो नॉर्मली मैं सारे ग्रिलेज के एंड्स पे ये पिन सपोर्ट्स ही दे देता था। अभी स्टार्ट डिस्प्ले हो रहा है दोनों को? हाँ हो रहा है। ओके। तो नॉर्मली मैं दोनों पिन सपोर्ट्स दे देता था और उससे मेरे एनालिसिस में कुछ फर्क नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि मेरा उस टाइम पे कंसर्न बस सुपर स्ट्रक्चर एनालिसिस ही होता था, सब स्ट्रक्चर कोई और बंदा करता था। बट ओके। जब बेरिंग डिजाइन की बात आती थी तो मैं बेरिंग फोर्सेस निकालने के लिए फिर मुझे सपोर्ट चेंज करनी पड़ती थी। तो इससे अच्छा है कि हम स्टार्टिंग में ही वो सारी चीजें ध्यान में रखें। अब लेफ्ट वाले तो सारे सपोर्ट्स मैंने पिन दे दिए, बट राइट वाले जैसे हमने डिस्कस किया, ये सिंपली सपोर्टेड का केस है। तो मुझे बस वर्टिकल रिएक्शन चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ इस वाले ऑप्शन से, फिक्स्ड बट से। ओके। अब ये जो रिलीज का ऑप्शन यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, अगर मैं इसको टिक कर दूंगा तो वो वाले फोर्सेस रिलीज हो जाएंगे, मतलब वहां पे कोई रिएक्शन डेवलप नहीं होगा। तो जैसे मैंने बताया, एफ एक्स डायरेक्शन में मुझे रिलीज करवाना है, क्योंकि यहाँ पे मैं बना रहा हूँ अब एक रोलर सपोर्ट, तो वो एफ एक्स में जा सकता है। एफ वाई मुझे नहीं रिलीज करवाना, एफ जेड मुझे रिलीज करवाना है। एम एक्स एम वाई एम जेड तो हमेशा रिलीज होते हैं। क्यों सर ये रिलीज रिलीज का होते क्या मतलब होता है सर हैं? इसमें? क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड इस चीज का। सर रिलीज का मतलब एक बार फिर बताइए मेरे को क्या होता है। देखो ये जो रिलीज लिखा हुआ है, हम्म। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी ने पकड़ा, बोलोगे रिलीज का मतलब यही होगा कि वो आपको छोड़ दे। तो ये वाला जो हमारा रोलर सपोर्ट है, हम्म। इसको यहाँ सिमुलेट करने का ये एक तरीका है। अगर मैं इन सबको टिक कर देता हूँ, जितने भी ये वैल्यूज हैं, जैसे मान लो इसको भी मैंने टिक कर दिया, तो हम्म। यहाँ पे आप देखना कोई रिएक्शन डेवलप ही नहीं होगा, क्योंकि सारा कुछ तो आप अलाउ कर रहे हो। मतलब आप इसको स्ट्रक्चर को इस साइड भी जाना अलाउ कर रहे हो, नीचे भी जाना अलाउ कर रहे ओके हो, ओके। रोटेट होना भी अलाउ कर रहे हो डायरेक्शन में। तो हम्म। रिलीज का मतलब ये है। बट हम्म। हम अभी क्या कर रहे हैं, अगर मैं ये ब्लू वाला, आप ब्लू वाले स्टिक को, एफ आई को इग्नोर करो, बाकी सारे स्टार्ट में टिक किए, इसी को टिक नहीं किया, इसका मतलब ये है कि एफ आई डायरेक्शन में, मतलब नीचे की डायरेक्शन में वो कहीं नहीं जाएगा। हम्म। तो मुझे यहाँ पे बस एफ वाई का ही रिएक्शन मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। जब ये एनालिसिस कर लेंगे ना हम, आप देखोगे यहाँ पे जो रिएक्शन नोट्स का जो टेबल आता है, वहाँ पे बाकी सारी एफ एक्स एफ वाई की वैल्यू जीरो आएंगी, हम्म। क्योंकि वहाँ पे हमने ऑलरेडी इसको रिलीज किया हुआ है। सिर्फ एफ वाई की रिजल्ट आएंगे जो हमने रिलीज नहीं किया हुआ। तो रिलीज का ये मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप बॉक्स कलवर्ट्स का भी डिजाइन करते हो और नीचे स्प्रिंग्स देते हो, तो हम्म। उसमें भी ये सारी वैल्यूज लगी होती है। ठीक है। हम्म। तो ये सिमुलेट करने के लिए, रोलर सिमुलेट करने के लिए हमने सारी चीजें रिलीज की हैं सिवाय एफ आई के। और इसको मैं असाइन करता हूँ, तो अब आप देखो आपकी डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ नीचे की तरफ है वो। अगर मैं यहाँ हम्म। पे लेट से इसको एडिट करके दिखाऊं आपको कुछ थोड़ा सा सिस्टम, अगर मैं इस वाली चीज को एफ वाई में भी, एफ एक्स में भी रोक देता, तो एक्स डायरेक्शन में, जो कि इस डायरेक्शन में भी ना सपोर्ट लगी हुई आ जाती। ये देखो, दिख रही है ये चीज? हाँ सर। तो इसका बस बेसिक फंडा यही है कि जो स्टैट में चीजें हैं वो हमें समझ आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हमें पता चल गया कि ये प्रोसेस होता है, ये प्रोजेक्ट ऐसा कर दो, रिजल्ट निकाल दो, डिजाइन कर दो। कहीं ना कहीं वो आपको कहीं ना कहीं तंग करेगा फिर बात। एनीवेज सपोर्ट्स डिफाइन हो गई है, अब हमारा बस प्रॉपर्टीज का कम रह गया, लोडिंग्स का कम रह गया। तो मैं एक जो चीज आपको बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था कि हमारा मॉडल ऑलमोस्ट फ्लश्ड है बिल्कुल। और सबसे पहला चेक आपको हमेशा टोटल एमिशंस का निकालना है। अब 10.9 यहाँ इसलिए आ रहा है क्योंकि 900 की हमने एक्स्ट्रा वाइडनिंग किया और 18 का स्पैन है ही। हम्म। इसके बाद दूसरा चेक, ये पहला चेक है जो मैंने आपको बताया। दूसरा चेक जो है, आपको इस टूल्स वाले में ना काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। चेक डुप्लीकेट नोट्स, ओके। आप चेक करो इसको। अगर वो जीरो आता है, नो डुप्लीकेट नोट फाउंड, तो मतलब ठीक है। फिर अगला, चेक डुप्लीकेट मेंबर्स। नो डुप्लीकेट मेंबर्स मतलब
कभी कभी ओवरलैप हो जाते हैं मॉडलिंग के टाइम। अगर आप इस स्ट्रक्चर विजार्ड के प्रोसेस से जाओगे तो बहुत रेयर चांसेस है कि आपका ये एरर आएगा, क्योंकि इसमें वो खुद ही सारी चीजें कर रहा है। बट जब हम ट्रांसलेशन रिपीट लगाते हैं, कभी कभी एक ही जगह पे दो बीम्स कॉपी हो जाते हैं और हमें खुद ही पता नहीं चलता है, तो यहाँ पे वो चीज हेल्प करती है। मुझे नहीं पता आप लोग पहले ये करते थे या नहीं, बट ऐसा करना चाहिए। प्लेट्स हमारे मॉडल में नहीं है, तो जब मैं प्लेट्स पे क्लिक करूंगा तो वो बोलेगा नो प्लेट्स काउंट। ठीक है। तो सिमिलरली फिर ऑर्फन नोट्स का भी ये सिस्टम है। अगर ऑर्फन नोट्स वो होते हैं, जैसे आपको अगर याद हो, यहाँ पे एक नोट रह गया था, याद है आपको? हाँ याद है। तो वो मैंने डिलीट किया था। अगर मैं डिलीट नहीं करता उसको तो वो ऑर्फन नोट दिखाता। तो अभी यहाँ पे कोई ऑर्फन नोट नहीं है। जस्ट लेट्स डू अ एक्सपेरिमेंट। इसको मैं कॉपी करता हूँ कुछ डिस्टेंस से। लेट्स से मैं इसको 0.5 से कॉपी करता हूँ सिर्फ इस नोट को। तो यहाँ पे एक नोट आ गया है ना। हम्म, अब चेक करते हैं कि ऑर्फन नोट्स में कुछ पकड़ा जाता है। तो आप देखो पकड़ा गया ना। ये चीज आपको समझ आई मैंने क्या यस सर, यस किया सर। अभी ये जस्ट? ये नोड एक्स्ट्रा है इसमें, विदाउट ये विदाउट नोट इसका यूज। एक्स्ट्रा, इसका कोई लेना देना नहीं है। कल को हो सकता है कि एनालिसिस में या मतलब कोई ऐसे ही वार्निंग सी एरर्स हम्म, बढ़ा दे आपके आउटपुट में। हालांकि इस छोटी सी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ही है। बट कभी कभी मॉडलिंग में हो और हमें पता ना हो, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम ये सारी चीजें जो मैंने आपको अभी बताई टूल्स में जाके, हम्म, ये पहली दो तीन चीजें हमेशा करें। और कोलिनियर मेंबर्स भी आप कर सकते हो, क्योंकि मेंबर्स आपके बने ही हुए हैं। बाकी वाले जो फैक्टर्स हैं वो प्लेट्स में काम आता है। इसके नीचे दो और अगर आप पढ़ोगे, चेक इम्प्रॉपरली कनेक्टेड प्लेट्स एंड चेक बीम प्लेट कनेक्टिविटी। तो ये अगर आपकी बीम और प्लेट दोनों है आपके स्ट्रक्चर में, तब अराइज हो सकता है, अगर सही से लिंकिंग नहीं हुई है। ओके तो सर। ये हमेशा मॉडलिंग के बाद आप टूल्स में जाके ये बेसिक प्रिलिमिनरी चेक्स हमेशा अडॉप्ट करना, इट विल हेल्प यू। मतलब आप ऐसा होता है ना, फिर आप सारे एनालिसिस कर लोगे, लोडिंग्स लगा लोगे, प्रॉपर्टीज दे हम्म, दोगे, सब हम्म, कुछ कर दोगे, बट जब आप उसको एक्सपेक्ट करोगे कि नाउ माय टास्क इज डन, अब स्टैट हम्म, अपना काम करेगा, एनालिसिस के रिजल्ट्स देगा, तो हम्म, कुछ एरर आ जाएगा, तो आपका हम्म, दिमाग खराब हो जाएगा कि ये क्या हो गया और ये क्यों हम्म, हो गया। और फिर आप उसको छोड़ दोगे, फिर बोलोगे कल करेंगे या मतलब देखते हैं, हाँ आप सर, करोगे ही होता नहीं है। उसको। अक्सर ऐसा होता है सर। ये होता है, तभी तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इन सारी चीजों से निकल चुका हूँ। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये सारे अपने फैक्टर्स हमेशा चेक करो। हम्म, ठीक है। तो अब हमारी प्रॉपर्टीज रह गई हैं और लोडिंग्स रह गई हैं। लोडिंग्स हम एकदम से आराम से लगा सकते हैं, बट आई वुड वांट कि हम उसको कल कंटिन्यू करते हैं। तब तक आप ये बेसिक चीजें अपनी कैसे कर्व लाना है, क्योंकि जब आप मॉडलिंग करोगे ना, तो हम्म, आपको और भी डाउट्स कुछ अराइज हो सकते हैं। उस पर आप पहले काम करो। लोडिंग्स निकालना वो तो कुछ भी नहीं है, हमें बस वॉल्यूम और यूनिट वेट का फॉर्मूला लगाना है, सारे लोडिंग्स अपने आप आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है। हम्म, उस ओके पर सर। हम नेक्स्ट अपने इस क्लास में डिस्कस करते हैं।